Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के इस प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुका हूं। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका स्वागत है। अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर चर्चा होगी। बोनस पॉइंट में आज सबसे पहले दलहन के मंडी भाव पर बात करेंगे। अधिकतर दलहन का मंडी भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से नीचे चल रहा है। अंशुमान सर से जानेंगे कि इसका क्या असर होगा। अगली खबर रियल एस्टेट रेगुलेटर के प्रावधानों से जुड़ी है। घर खरीदारों के संगठन ने रेरा के कई प्रावधानों में बदलाव की मांग रखी है और इसको लेकर सरकार को पत्र लिखा है। इसके बाद टाटा ट्रस्ट में दो गुटों के बीच चल रही खींचतान पर बातचीत होगी। संभावना है कि ट्रस्ट में ट्रस्टी के तौर पर महली मिस्त्री की वापसी मुश्किल हो सकती है। अगली खबर शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की खरीदारी से जुड़ी है। 3 महीने बाद विदेशी निवेशक शेयर बाजार में नेट खरीदार बने हैं। अक्टूबर में अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे हैं। इसके बाद अमेरिका और आसियान के बीच हुए समझौते का विश्लेषण होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एशियाई देशों के दौरे पर आसियान देशों के साथ कई समझौते किए हैं। अंत में चीन और अमेरिका के बीच होने जा रही डील का विश्लेषण होगा। अंशुमान सर से जानेंगे कि डील को लेकर दोनों देशों के बीच क्या सहमति बनी है। खबर की ओर चलते हैं। पहली खबर पर बातचीत करेंगे। लंबे समय से दबाव में चल रहा दलहन का भाव अब भी उबर नहीं पाया है। अधिकतर दलहन का भाव या तो समर्थन मूल्य के नीचे है या फिर समर्थन मूल्य के करीब है। सिर्फ मसूर का भाव समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। दालों की कीमतें कम होने से खाद्य महंगाई तो कम होगी, लेकिन इससे ग्रामीण आय पर असर पड़ रहा है। सर, क्या सरकार को कई राज्यों में भावांतर जैसी स्कीमें चलानी पड़ेंगी जो सिचुएशन दिख रहा है सर? दलहन और तिलहन का बाजार खरीफ की फसल की रोशनी में कुछ बड़े डाइवर्जेंट और असंगतिपूर्ण संकेत दे रहा है। उपभोक्ताओं के लिहाज से इसका मतलब दूसरा है और किसानों के लिहाज से दूसरा। आंकड़े जो हमें दिख रहे हैं उसमें तुअर, उड़द, चना और मसूर जो हैं वो एमएसपी से 8 से 18% तक नीचे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपके सामने टेबल में दिख रहा है 8,000 रुपये के आसपास का एमएसपी है और ये प्रमुख दालें हैं जो सारी की सारी दालें एमएसपी से नीचे हैं। जबकि तिलहनों में सोयाबीन और मूंगफली करीब करीब 21 से 30% के आसपास नीचे हैं बाजार में। सामान्य रूप से इस बात की संभावना थी कि खरीफ की फसल में कुछ उतार चढ़ाव संभव है, क्योंकि लंबे समय तक बारिश हुई थी, कई जगह बाढ़ की परिस्थिति थी। इस दृष्टि से बाजार में आपूर्ति कम होगी फसलों की और कीमतें ऊपर होंगी। लेकिन इन दोनों महत्वपूर्ण खरीफ की फसलों की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के लिए महंगाई की दृष्टि से अच्छी खबर है, क्योंकि ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण सेंसिटिव कमोडिटीज़ हैं महंगाई के लिहाज से। लेकिन किसानों के लिए अच्छी खबर नहीं है। किसानों को सरकार को मदद देनी होगी और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये कीमतें नहीं सुधरी तो 2 बड़े फैसले हो सकते हैं। एक तो ये कि इंपोर्ट में कमी की जाए क्योंकि बाजार में कीमतें दबी हुई, और दूसरा सरकार को अपनी खरीद बढ़ानी पड़े। अभी फिलहाल सरकार ने जो दलहन की खरीद की इजाज़त दी है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात में दी है। उत्तर प्रदेश में तुअर, उड़द और मूंग, और गुजरात में ऑयल सीड, सोयाबीन और ग्राउंडनट की खरीद की इजाज़त एमएसपी के जरिए दी गई है। लेकिन अगर बाजार में नई फसल आने के बाद कीमतें और ज़्यादा टूटती हैं, काफ़ी टूटी हुई हैं, 20% तक तो तिलहन टूटा हुआ है, तो फिर सरकार के लिए इस बाजार में हस्तक्षेप करना और इन उपज को खरीदना ज़रूरी होगा। बाजार इसे भी करीब से देख रहा है कि खरीफ उत्पादन के आंकड़े क्या आते हैं, सरकार की तरफ से क्या अनुमान दिए जाते हैं, क्योंकि इसके आधार पर इम्पोर्ट के सौदे भी तय होंगे कि दलहन का और तिलहन का कितना आयात किया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीमों को प्री आईपीओ शेयरों में निवेश से रोक दिया है। म्यूचुअल फंड को सिर्फ एंकर निवेश के तौर पर या आईपीओ में निवेश की अनुमति होगी। हाल ही में सेबी ने इसको लेकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के संगठन एमफी को पत्र लिखा है। सर, ऐसे में सवाल यह उठता है कि सेबी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट में म्यूचुअल फंड को क्यों रोका और डर क्या है?
ये सेबी ने अभी आईपीओ को लेकर नियमों में बदलाव किया था। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए की परिभाषा बदली थी। पब्लिक इशू में जो निवेश करने वाले प्रमुख इन्वेस्टर होते हैं, उसके बाद इस तरीके का संकेत बाजार में गया कि म्यूचुअल फंड भी इस भूमिका में प्री आईपीओ प्लेसमेंट में जा सकते हैं। प्री आईपीओ प्लेसमेंट का मतलब है कि जनता के लिए जारी करने से पहले अगर कंपनी अपनी हिस्सेदारी की कुछ बड़े निवेशकों को, एंकर निवेशकों को बेचना चाहती तो बेच सके। लेकिन सेबी ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि म्यूचुअल फंड इस बाजार में नहीं जाएंगे। और इससे ऐसा करते हुए सेबी का मंतव्य, सेबी का मकसद यह है कि प्री आईपीओ बाजार में दरअसल बहुत सारा स्पेकुलेशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बात पर निर्भर करती हैं और इस तथ्य पर निवेश होता है कि लिस्टिंग के बाद गेन्स क्या होने वाले हैं। और सेबी म्यूचुअल फंड को, खासतौर से छोटे निवेशकों के पैसे को फिलहाल इस पूरे प्री आईपीओ के निवेश की और इसके जोखिमों से दूर रखना चाहती है। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि रेरा से जुड़ी हुई है। घर खरीदारों के संगठन एफपीसीई ने सरकार से रियल स्टेट रेगुलेटर एक्ट यानी रेरा के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग की है और बदलाव के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। घर खरीदारों का कहना है कि रेरा में अब भी कई ऐसे प्रावधान हैं जिनके जरिए दागी बिल्डर घर खरीदारों का शोषण करते हैं। सर, रेरा में कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें बदलने की मांग की जा रही है? ये बेहद जरूरी महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये लगातार भारत के तमाम हाउसिंग बाजारों में में अलग अलग तरह से आ रहा है और ये मामला अब सरकार के पास पहुंचा है रेरा में बदलाव को लेकर। सबसे पहला मुद्दा जो उठाया गया वो ये है कि जो बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में हमें कोई कुछ भी पता नहीं होता। अचानक एक दिन बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं और बिल्डर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। तो ये जो होम बायर्स की एसोसिएशन है उसने सरकार से कहा है कि वो बिल्डर्स की प्रामाणिकता और उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए रेरा में प्रावधान करे। नहीं तो कोई भी बिल्डर के तौर पर एक परियोजना लेकर आता है और पैसे लेकर धोखा देकर चला जाता है। पहली चीज ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि जो बिल्डर का फेल्योर है, जब बिल्डर सही समय पर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाता है तो और या प्रोजेक्ट में वो फैसिलिटीज जो देने का वादा किया जाता वो नहीं मिलती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। और इसलिए रेरा के कानून में एक स्पेशल प्रावधान डाला जाना चाहिए कि फ्लैट बनाने के बाद या प्रॉपर्टी बनाने के बाद बिल्डर जब उसका आवंटन कर रहा है और उसमें वो सुविधाएं जो उसने कमिट की जो नहीं दी हैं उनको सुनिश्चित कराया जाए। तो दोनों महत्वपूर्ण मांगे हैं जो केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के पास पहुंची हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान एंट्री स्तर के स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेमीकंडक्टर कंपनियों ने इन फोन्स को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर सेमीकंडक्टर की सप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर्स को बढ़ा दी है, जिस वजह से सस्ते स्मार्टफोन के उत्पादन पर बड़ा असर पड़ सकता है। उत्पादन कम हुआ तो इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। सर, स्मार्टफोन बाजार के भीतर इस बदलाव को कैसे समझा जाए? कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की कमी पड़ रही है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें DRM मेमोरी है, इसमें NAND फ्लैश है और स्टोरेज चिप्स हैं। इन चिप्स की आपूर्ति बाजार में कम है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में जो उथल पुथल चल रही है इस समय वो उसकी बड़ी वजह है। तो कंपनियां अपने सस्ते स्मार्टफोन में उनका इस्तेमाल रोक रही हैं और महंगे स्मार्टफोन जहां अच्छे मार्जिन है उनकी तरफ से ले जा रही हैं। इन महत्वपूर्ण पुर्जों की ये कंपोनेंट्स भी सेमीकंडक्टर के साथ ही मिलते हैं, बनते हैं। इनकी आपूर्ति में कमी को रोकने के लिए कंपनियां ऐसा कर रही हैं। तो ऐसा संकेत मिल रहा है कि बहुत सारे जो सस्ते और निचले रेंज के स्मार्टफोन हैं वो आने वाले दिनों में महंगे होंगे क्योंकि उनके क्रिटिकल कंपोनेंट्स की कमी पड़ती दिखाई दे रही है। जबकि चिप्स की और इस तरीके के कंपोनेंट्स की मांग कई अन्य उद्योगों में भी, खासतौर से डेटा सेंटर्स में, AI सर्वर्स में भी बढ़ रही है। तो ये एक मांग और आपूर्ति का बड़ा गैप है जिसका असर भारतीय ग्राहकों को अपने जो सस्ते फोन हैं उनके महंगा होने के तौर पर झेलना पड़ सकता है। अगली खबर की ओर चलते हैं जो कि रेयर अर्थ से जुड़ा हुआ है।
देश में रेयर अर्थ उत्पादन को बढ़ावा देने की योजनाओं को चीन ने झटका दिया है। चीन ने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की तकनीक को एक्सपोर्ट करने पर सख्ती बढ़ा दी है। इस वजह से चीन से तकनीक इंपोर्ट महंगी होगी और भारत को यूरोप से ज़्यादा कीमत पर तकनीक इंपोर्ट करनी पड़ सकती है, जिस वजह से देश में रेयर अर्थ उत्पादन की लागत बढ़ेगी। सर, इसको समझाइए कि चीन ने कौन से नियम बदले हैं जिनसे भारत के लिए चुनौती नजर आ रही है। देखिए ब्रिज, बोनस पॉइंट में हम लगातार बताते रहे कि चीन रेयर अर्थ की दोहरी ताकत से लैस है। चीन में रेयर अर्थ के खनिज भी हैं, पर उससे ज़्यादा बड़ी ताकत है चीन की प्रोसेसिंग पावर। दुनिया का 80% से ज़्यादा रेयर अर्थ चीन में प्रोसेस होता है। अमेरिका भी अपने रेयर अर्थ को, ऑस्ट्रेलिया भी अपने रेयर अर्थ को प्रोसेसिंग के लिए चीन में भेजता है। तो प्रोसेसिंग की पूरी तकनीक और इसकी पूरी मशीनों पर चीन का नियंत्रण है। दुनिया के तमाम देशों के पास रेयर अर्थ मौजूद है, यूरोप में भी है, भारत में भी रेयर अर्थ के भंडार हैं, लेकिन भारत के पास भी वो प्रोसेसिंग तकनीक, वो प्रोसेसिंग मशीनें नहीं है। चीन ने जो अपने ताजे नियम बदले हैं सितंबर अक्टूबर में, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप इस बातचीत पर आने पर राजी हुए, उन नियमों में एक भीतरी और भी प्रावधान है। केवल प्रोडक्ट ही नहीं, रेयर अर्थ के मैग्नेट ही नहीं, रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग की तकनीकें और मशीनों के निर्यात पर भी सख्ती कर दी गई। तो भारत की अब सबसे बड़ी दुविधा है कि भारत में रेयर अर्थ के भंडार हैं, लेकिन उन भंडारों के उस रेयर अर्थ का होगा क्या यदि भारत के पास उनको प्रोसेस करने की क्षमता और तकनीक नहीं है। और यहाँ चीन की मनपली है। तो भारत में बड़े निवेशक आने को तैयार नहीं है। रेयर अर्थ की माइंस ओपन की गई हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन की छूट दी गई है, लेकिन बड़े निवेशक इसलिए आने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें कोई भी मशीनरी, कोई भी प्रोसेसिंग तकनीक के लिए चीन की तरफ देखना होगा। और चीन बेहद चुनकर, बड़ी मजबूती के साथ एक हथियार के तौर पर रेयर अर्थ की अपनी मोनोपोली को, प्रोसेसिंग और मिनरल दोनों मोनोपोलीज का इस्तेमाल कर रहा है। और लगभग यही स्थिति आने वाले दिनों में लिथियम को लेकर भी हो सकती है। लिथियम के मामले में भी प्रोसेसिंग की तकनीक में चीन का एकाधिकार है, मोनोपोली है, इसलिए दुनिया के तमाम देश जिनके पास लिथियम है वो अपने यहाँ इसकी रिफाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। टाटा ट्रस्ट में ट्रस्टी के तौर पर मेहली मिस्त्री की वापसी मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्ट में नोएल टाटा की अगुवाई वाला गुट मिस्त्री की वापसी के खिलाफ वोट कर सकता है। ट्रस्टी के तौर पर मेहली मिस्त्री का कार्यकाल मंगलवार को खत्म हो रहा है। टाटा ट्रस्ट में दो गुटों के बीच का टकराव भविष्य में और बढ़ने की संभावना है। सर, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए कि टाटा ट्रस्ट के दो गुटों में क्या फिर से मोर्चा खुल गया है और ताज़ा जानकारी क्या है? देखिए, पिछली बैठक जब हुई थी ब्रिज, तो हम लोगों ने विस्तार से इसी बोनस पॉइंट पर चर्चा की थी और हमने आपको बिंदुवार बताया था कि टाटा समूह के भीतर दरअसल कोई शांति नहीं हुई है। सरकार के हस्तक्षेप से केवल उस बोर्ड बैठक को शांत रखने की कोशिश की गई थी। टाटा समूह में मोर्चा खुला हुआ है और बड़े तीखे बंटवारे हैं और निर्णायक किस्म के बंटवारे हैं। ताजा विवाद वहीं से शुरू हुआ जहां से पिछला विवाद शुरू हुआ था। पिछले विवाद में विजय सिंह जो बोर्ड में डायरेक्टर थे और पुराने रक्षा सचिव हैं, उनके कार्यकाल की बढ़ोतरी को मेहली मिस्त्री के समूह के ग्रुप ने रोक दिया था। जैसे आपको पता है, दो ग्रुप हैं, एक में नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह है, और दूसरा मेहली मिस्त्री वाला ग्रुप है। अब वेणु श्रीनिवासन को लाइफ टाइम ट्रस्टी के तौर पर पुनर्नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि नोएल टाटा का समूह, जिसमें वेणु श्रीनिवासन भी हैं, वो मेहली मिस्त्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं होगा। विवाद इस बात पर है कि टाटा ट्रस्ट के संविधान की व्याख्या की जाए। क्या बार बार ट्रस्ट के मेंबर्स का नॉमिनेशन जरूरी है, या एक बार होने के बाद उनका कार्यकाल अपने आप बढ़ जाएगा और उन्हें लाइफ टाइम ट्रस्टी बना दिया जाएगा? क्योंकि मेहली मिस्त्री ने जो प्रस्ताव दिया है, उनके गुट ने प्रस्ताव दिया है, वो मेहली मिस्त्री को लाइफ टाइम ट्रस्टी बनाने का है, जो उनका कार्यकाल मंगलवार को यानी कल 28 तारीख को खत्म हो रहा है। इस बीच में हमें इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि नोएल टाटा का समूह पूरी ताकत लगाकर मेहली मिस्त्री को शायद कार्यकाल देने से रोकने की कोशिश करेगा और यह टकराव फिर आगे बढ़कर जाएगा। यह माना जा रहा था पिछले दिनों जब कॉर्पोरेट बैठक हुई थी टाटा के बॉम्बे हाउस में कि दोनों पक्ष एक दूसरे के बोर्ड डायरेक्टर्स को और मेंबर्स का कार्यकाल बढ़ाकर संधि की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि मेहली मिस्त्री का कार्यकाल बढ़ेगा कि नहीं। नोएल टाटा या का जो गुट है वो इसके लिए शायद सहमत नहीं हो रहा है। हालांकि मेहली मिस्त्री के गुट ने वेणु श्रीनिवासन के कार्यकाल को बढ़ाने की इजाज़त दे दी थी ताकि एक समझौते का रास्ता निकल सके। इसके बाद जो बड़े मामले हैं टाटा सन्स की लिस्टिंग का, वो अभी भी लंबित है क्योंकि नोएल टाटा का जो ग्रुप है वो टाटा सन्स की लिस्टिंग के पक्ष में नहीं
नहीं है। मेहली मिस्त्री का समूह इसकी लिस्टिंग कराना चाहता है। आरबीआई और सेबी भी चाहती है कि टाटा सन्स जैसी बड़ी कंपनी, जो इतनी बड़ी होल्डिंग कंपनी है और इतना बड़ा एम्पायर संभालती है कंपनियों का, उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तो टाटा ट्रस्ट बोर्ड की अगली बैठक में कुछ हंगामा हो सकता है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। भारतीय शेयर बाजार में 3 महीने बाद विदेशी निवेशकों की वापसी होती नजर आ रही है। जुलाई से सितंबर के दौरान नेट बिकवाल रहने के बाद अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार में नेट खरीदार रहे हैं। अक्टूबर तक उन्होंने नेट 7,329 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। सर, इसको समझाइए कि विदेशी निवेशकों की वापसी क्या स्थायी है और ये खरीदारी क्या कुछ बता रही है? 2-3 संकेत मिल रहे हैं। पहली चीज तो ये कि भारतीय शेयर बाजार में तेजी बननी शुरू हुई आरबीआई की पॉलिसी के बाद। खासतौर पर वो ट्रिगर आया जब शेयर बाजार में तेजी आई और हमने बैंकिंग स्टॉक्स में और बाकी कई क्वार्टरली नतीजों के आधार पर तेजी देखी। तो एक तो ये जो खरीद है ये कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि आपको पता है कि विदेशी निवेशकों ने लंबे समय से भारतीय बाजार में शॉर्ट्स कर रखे थे और जबकि बाजार बेहतर परिस्थिति में आए तो शॉर्ट कवर करने के लिए निवेश किया गया। दूसरा ये कि सिलेक्टिव सेक्टर्स में जो परफॉर्मेंस आ रही है, जो तिमाही नतीजे आ रहे हैं, वो भी विदेशी निवेशकों को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं, बहुत बड़ा निवेश नहीं आया है, लेकिन चुनिंदा शेयरों में निवेश की तैयारी की जा रही है और वहां हमें एफपीआई की खरीद दिखती है। इसमें खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स है। बैंकिंग स्टॉक्स में हमने अच्छी रिकवरी देखी, उनके नतीजे हमने अच्छे आते हुए देखे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको दिवाली के दौरान जीएसटी की कटौती का, इनका सबका फायदा हुआ, कंजम्पशन थीम के स्टॉक्स हैं, उनमें भी विदेशी निवेशकों के निवेश बढ़ता दिख रहा है। स्थायी होगी कि नहीं कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाक्रम बढ़े हैं, दूसरा है कि भारतीय बाजार में जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो सीमित हैं। विदेशी निवेशकों के पसंदीदा आईटी और तकनीक स्टॉक्स की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है दुनिया के बाजारों के घटनाक्रम के कारण। तो ये देखना होगा कि विदेशी निवेशक अगर इसको वापसी करते हुए दिखाई देते हैं बाजार में, तो वो किन सेगमेंट्स को और किन सेक्टर्स को चुनते हैं, क्योंकि वहीं से फिर आने वाले दिनों में बाजार में निवेश की दिशा तय होगी। जैसा हम बार बार बताते चले आए हैं कि भारतीय बाजार में गिरावट नहीं आई बड़ी, क्योंकि घरेलू निवेशकों ने, म्यूचुअल फंड निवेशकों के नियमित निवेश ने इसे रोक रखा है। पर बड़ा बुल रन नहीं बन पा रहा है, बड़ी रैली नहीं बन पा रही। और जो हाल के 1-1.5 हफ्तों में हमने बाजार में तेजी देखी है, वो तेजी, उस तेजी में वापस विदेशी निवेशकों की वापसी का कुछ हाथ जरूर है। अगली खबर की ओर चलते हैं। स्थानीय नगर निकायों में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बदलाव किया है, जिसके तहत नगर निगमों की तरफ से जारी होने वाले बॉन्ड्स अब रेपो और रिवर्स रेपो डील्स में वैध होंगे। यानी इन बॉन्ड्स के जरिए नगर निगम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटा सकेंगे। बैंक इन बॉन्ड्स की सिक्योरिटीज पर निगमों को कर्ज दे सकेंगे। सर, नगर निगम बॉन्ड्स को लेकर क्या बदलाव हुआ है? सरकार के नए नियम का क्या मतलब है? ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। भारत के नगर निगम लगातार बाजार में जा रहे हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स को लेके। एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ और इससे कई सारी चीजें आने वाले समय में बदल सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैंक्स म्युनिसिपल बॉन्ड्स का इस्तेमाल रेपो और रिवर्स रेपो ऑपरेशन के लिए कर पाएंगे। यानी उन बॉन्ड्स को जमानत के तौर पर, गिरवी के तौर पर वो रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म विंडो से पैसा उधार ले सकते हैं, जिसके जरिए बैंक रेपो ऑपरेशंस करते हैं। जब उनको लिक्विडिटी का क्रंच होता है तो इस खिड़की से वो पैसा ले सकते हैं। तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स को अभी तक इन सिक्योरिटीज के दायरे में नहीं रखा गया था, यानी इन्हें सिक्योरिटी के तौर पर इंटर बैंक ऑपरेशंस में और आरबीआई और बैंकों के बीच ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब म्युनिसिपल बॉन्ड्स को ये दर्जा मिलने के बाद बैंक्स इनकी होल्डिंग करेंगे, बैंक इन्हें खरीदेंगे, बैंक इनमें निवेश करेंगे। तो भारत में बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज जो बाजार में कर्ज उठाने के लिए जाती थी, उन्हें उतना समर्थन नहीं मिलता था। म्युनिसिपैलिटीज के फिनांसेस बहुत अच्छे नहीं है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स कमजोर हैं, तो उसे बेहतर करने के लिए बैंकों को एक जमानत का एक नया उपकरण मिल गया है और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लिए अब आने वाले दिनों में बैंकों का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए एक रिजर्व ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एशियाई देशों की यात्रा के दौरान आसियान देशों के साथ कई समझौते किए। उन्होंने मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ
कई ऐसी डील्स की हैं जिनमें व्यापार, रेयर अर्थ और डिफेंस डील्स के कई समझौते शामिल हैं। आसियान देशों के साथ डील्स होने के बाद अब ट्रंप जापान के दौरे पर निकल गए। सर, अमेरिका और आसियान देशों के बीच क्या कुछ समझौते हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप एशिया की यात्रा पर हैं, पूरे लाओ लश्कर के साथ आसियान में उतरे, कुआलालंपुर में, और उसके बाद वो जापान जाएंगे, फिर कोरिया में की बैठक में भाग लेंगे और वहाँ चीन के साथ उनकी व्यापार वार्ताएं होनी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पर आसियान की विसात पर ट्रंप ने बड़े चुनिंदा मोहरे चले हैं और इनके पीछे आसियान की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बाजार हासिल करना भी है और दूसरी तरफ चीन को रोकना भी है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए नई रणनीतियां बनाना जरूरी है। आसियान क्यों अचानक इतना महत्वपूर्ण हो गया, ये समझें, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों के साथ तो क्या समझौते किए और उनका मतलब क्या है, उनके भीतर है। आईएमएफ ने भी 2 दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि आसियान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आसियान, जापान को पीछे छोड़कर। इससे पहले फिर चीन, ईयू और अमेरिका आते हैं। आसियान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसलिए क्योंकि आसियान में मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं की जो औसत ग्रोथ रेट है पूरे आसियान की, वो ग्लोबल ग्रोथ रेट से कई गुना ज़्यादा है और ये भविष्य में अब ग्रोथ के इंजन बनने वाले हैं। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन देशों के खनिजों की भी जरूरत है और इन देशों के बाजार की, इन देशों की परचेजिंग पावर की भी। तो मलेशिया से उन्होंने बड़ा व्यापार समझौता किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप वहां गए तो उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया के बीच झगड़े की शांति कराई, दोनों के बीच में समझौता कराया और अपने आप को शांति के दूत के तौर पर स्थापित किया, जो वो लगातार कहते चले आ रहे हैं। मलेशिया के साथ जो व्यापार समझौता हुआ है उसमें मलेशिया ने अगले 3 वर्षों में अमेरिकी सामानों के इंपोर्ट पर सभी टैरिफ हटा दिए हैं। इनमें ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। ये सारे सामान अमेरिका से मलेशिया के बाजार में आएंगे और मलेशिया एक बेहद भरोसेमंद और मजबूत ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर उभरा है इस समझौते के बाद अमेरिका के लिए। अमेरिका की तकनीक, अमेरिका के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग और फाइनेंस के लिए मलेशिया का बाजार पूरी तरह खुल गया है। तो एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाजार हासिल किया, अब दूसरी चीज देखिए, मलेशिया के लिथियम और रेयर अर्थ और निकेल के निर्यात के लिए और प्रोसेसिंग के लिए अमेरिकी कंपनियां मलेशिया की कंपनियों के साथ साझा उपक्रम लगाएंगी और मलेशिया इनके निर्यात के लिए भविष्य में कोई कोटा नहीं लगाएगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी। तो एक तरफ तो चीन, अमेरिका का सामान मलेशिया में बिकेगा, दूसरा मलेशिया के मिनरल्स को से चीन की सप्लाई चेन मजबूत होगी, जिससे कि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा डिफेंस लॉजिस्टिक्स में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी साझेदारी है और अमेरिका की कंपनियां मलेशिया में जो 6th जनरेशन टेलीकॉम सर्विस आने वाली है उसके रोल आउट में हिस्सा लेंगी। तो ये तो पहला बड़ा समझौता था मलेशिया के साथ। इसमें रेयर अर्थ और लिथियम महत्वपूर्ण रूप से शामिल हैं, जहां अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी हमें साफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ कंबोडिया के साथ एक समझौता हुआ जिसमें कंबोडिया ने वस्त्रों पे फुटवियर पे अमेरिकी टैरिफ खत्म कर दिया है, अपना कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोल दिया है, अमेरिका की मशीनें कंबोडिया में आएंगी। यहाँ भी रेयर अर्थ और कच्चे माल की आपूर्ति शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया के बाद कंबोडिया के रेयर अर्थ रिसोर्सेज पर भी अपने समझौतों और संधि के दायरे में लिया है। शांति और युद्ध विराम हुआ, जो तो हमने आपको शुरुआत में बताया। तीसरा समझौता थाईलैंड के साथ हुआ। थाईलैंड ने 5 वर्षों के लिए अमेरिकी सामानों पर 99% टैरिफ खत्म कर दिए। अमेरिका को थाई रबर का निर्यात होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिका टैरिफ कम करेगा। थाई प्रोसेस्ड खनिजों के लिए प्रायोरिटी वाले निर्यात चैनल बनाए जाएंगे जो अमेरिका की सप्लाई चेन को मजबूत करेंगे। वियतनाम के साथ भी एक समझौता हुआ है जिसमें कि क्रमशः टैरिफ में कमी की जाएगी। जो चीन से आने वाला सामान है जो वियतनाम के जरिए अमेरिका के बाजार में जाता है, उसे रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी में अमेरिका का निवेश होगा। तो इन चारों समझौतों में जो सबसे महत्वपूर्ण 3 समझौते हैं, उन समझौतों में रेयर अर्थ, मिनरल्स, खनिज शामिल हैं, एक चीज। दूसरा, अमेरिका के एग्रीकल्चर उत्पादों के लिए आसियान का बाजार धीमे धीमे खुलता दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बिकेंगे। सर, ये भी समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप की आसियान को लेकर क्या रणनीति है? आसियान को लेकर रणनीति है कि चाइना +1 पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं। चीन पर निर्भरता खत्म नहीं हो सकती इतनी जल्दी, चीन से अलग होना मुश्किल है, लेकिन जहां जहां रेयर अर्थ, लिथियम और क्रिटिकल मिनरल्स की क्षमताएं या खदानें मौजूद हैं आसियान में, वहां सब जगह डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं। आमतौर पर अमेरिका इतने आक्रामक होकर आसियान की अर्थव्यवस्थाओं की तरफ नहीं देखता था, तो इसलिए
महत्वपूर्ण खनिज स्रोत मिले हैं जो चीन पर निर्भरता कम करेंगे। और आसियान का, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि IMF ने कहा है कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली हो गई है, तो आसियान एक उभरता हुआ बाजार है। आसियान ने अपने यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को एक साथ जोड़ा है और ऐसे बाजार के लिए अमेरिका को अपने उत्पादों की बिक्री की ज़रूरत है। अमेरिका के उत्पाद जब यहाँ आएंगे तो चीन के लिए बाजार सीमित होगा, क्योंकि आसियान फिलहाल चीन की तकनीकों का, चीन के उत्पादों का सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बाजार अब खुल रहा है। अगली खबर की ओर चलते हैं, जो कि अमेरिका चीन ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। अमेरिका और चीन नए सिरे से ट्रेड डील पर राजी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले दोनों देशों में नई डील पर सहमति बनी है। नई डील में अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ घटाने की बात कही है और साथ ही चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर सख्ती कम करने की बात कही है। हालांकि दोनों देशों के बीच इस सहमति के बावजूद अब भी कई ऐसे पहलू हैं जहां पर दोनों देशों के बीच टकराव बना हुआ है। सर, चीन और अमेरिका में संधि का जो मसौदा तैयार हो रहा है उसमें क्या कुछ शामिल है? जो संकेत हमें मिल रहे हैं ब्रज, कूटनीतिक सूत्रों से भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो लोग इन वार्ताओं के में शामिल हैं, उस हिसाब से अमेरिका और चीन के बीच एक अर्ली हार्वेस्ट डील का मसौदा तैयार हो गया और इसलिए देखिए बाजारों में काफ़ी सक्रियता, दुनिया भर के बाजार काफ़ी इस डील को लेकर उत्साहित हैं। तो वो जो अर्ली हार्वेस्ट डील होनी है, जिसमें जो प्रावधान तय किए गए हैं, जो संकेत निकल कर आए हैं, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री बेसेंट और चीनी पक्ष के बीच में वार्ताओं का एक पूरा दौर लगभग पूरा हो चुका है। कुछ हिस्से और रह गए जो डोनाल्ड ट्रंप के सियोल पहुंचने से पहले तक पूरे कर लिए जाएंगे। अमेरिका ने नवंबर में जो 100% टैरिफ लगाए थे उनको रोक दिया है। चीन ने रेयर अर्थ को लेकर जो नई पाबंदियां लगाई थी, जो सितंबर अक्टूबर में लगाई गई थी, जिनके कारण सारा विवाद हुआ था, इन्हें 1 साल के लिए टाल दिया है। तो दो चीजें सहमति में आ गई। चीन ने अमेरिका के सोयाबीन, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की बड़ी मात्रा में खरीद का वादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि चीन अमेरिका की कृषि अर्थव्यवस्था को मदद करे और इनकी बड़ी खरीद करे। व्यापार संतुलन बनाने के लिए और अमेरिकी किसानों को राहत देने के लिए जो पहला फेज 1 में समझौता हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति बने थे, वैसे ही प्रावधान रखे गए, लेकिन इसे तेजी से लागू किया जाएगा। और सबसे बड़ी ये बात यह है कि चीन ने यूएस जाने वाले फेंटानिल के पर निर्यात के प्रतिबंध और कड़े कर दिए हैं। ये बड़ी मांग थी और आपको याद है कि फेंटानिल के नाम पर एक टैरिफ भी डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगा रखा है। ट्रंप की टीम की बड़ी जीत यह है कि रेयर अर्थ के निर्यात पर प्रतिबंध के लिए उन्होंने 1 साल का पॉज मॉरिटोरियम हासिल कर लिया है, जो अमेरिका के लिए बेहद जरूरी होने वाला था। तो ये वो प्रमुख सहमतियां हैं। शायद इन सहमतियों की रोशनी में, चूंकि इससे पहले एक सहमति टिकटॉक पर बन चुकी है, तो दोनों देश अब एक छोटी संधि, अर्ली हार्वेस्ट डील, बड़ी ट्रेड डील तो नहीं, छोटी अर्ली हार्वेस्ट डील की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा संकेत है। सर, ये भी बताइए कि चीन और अमेरिका के बीच डील को लेकर क्या कुछ चुनौतियां हैं? विवाद वाले मुद्दे फिलहाल बाहर रखे गए हैं ब्रज, ऐसा संकेत हमें मिला है। लेकिन हाँ, जो महत्वपूर्ण बात है कि चीन को अभी भी इलेक्ट्रिक वाहन पे, बैटरी चिप्स पे और डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर जो अमेरिका से आने वाली तकनीकें हैं उन पर प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखा है। वो कंपनियां चीन में काम करने के लिए की उन्हें छूट नहीं है। अमेरिका का कहना है कि चीन अपने उद्योगों को सब्सिडी देता है और विदेशी आईपी स्वीकार नहीं करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को तरजीह नहीं देता है। एआई चिप और सॉफ्टवेयर तकनीकों को लेकर गहरा विश्वास है। ये एक मुद्दा है जो भविष्य में फिर टकराव की वजह बन सकता है। अमेरिकी जहाज़ों पर चीन का पोर्ट शुल्क अभी बरकरार है, जबकि अमेरिका का कहना है कि चीनी प्लेटफॉर्म्स में ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि सुरक्षा के पर खतरा हो। तो ये वो मुद्दे हैं जो वार्ताओं के शायद अगले दौर में शामिल होंगे। फिलहाल अभी जो पहला मसौदा जिस पर हमने चर्चा की, उस पर एक मोटी सहमति बनती दिखाई दे रही है। सर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि चीन और अमेरिका के रिश्तों के बीच आगे क्या संभावनाएं हैं? कि ब्रज, सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन और डोनाल्ड ट्रंप को इतने सारे टेंट्रम्स के बाद, इतना सब कुछ कहने के बाद कि हम टैरिफ लगाएंगे, बाकी चीजें करेंगे, टैरिफ लगाने के बाद भी बातचीत के लिए इसलिए बैठना पड़ा और चीन की शर्तों पर बातचीत पर इसलिए सहमत होना पड़ा। संधि अगर होती है तो दोनों पक्ष बराबरी के साथ संधि करेंगे, ऐसी कोशिश की जाएगी, क्योंकि चीन के ऊपर अमेरिका की निर्भरता के अर्थ को लेकर नहीं है। करीब करीब 2 दर्जन से अधिक क्रिटिकल मिनरल्स, केमिकल्स और टेक्नोलॉजीज हैं जिनके लिए पूरी दुनिया
चीन पर की मोहताज है, चीन की तरफ देख रही है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मजबूरी थी कि वो जो भी तेवर दिखाएं, जिस तरीके की बार्गेन करें, पर उन्हें चीन के साथ एक समझौता करना होगा। अब इस संदर्भ में बताते चलें कि इस बार के अर्थ में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रेयर अर्थ के पार चीन की ताकत की दुनिया कितनी बड़ी है। केवल अकेले रेयर अर्थ ही नहीं है, चीन के पास ऐसा बहुत कुछ है जो दुनिया में वर्षों तक किसी देश के पास नहीं होगा, या उसको बनाने में उन देशों को बड़ा समय लगेगा। वो सारी जरूरतें डोनाल्ड ट्रंप को मेज पर लेकर आई हैं। तो टैरिफ बार का खतरा कम हो रहा है। अमेरिका में सोयाबीन, कॉपर और बाकी चीज़ों के शेयरों में, स्टॉक्स में उछाल आया है, क्योंकि अमेरिका के निर्यातकों को उसका बाजार मिल रहा है। चीन को यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था स्लोडाउन के मोड में है, 5% से कम की विकास दर है। चीन अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी को लेकर परेशान है। तो इस संधि के बाद अगर टैरिफ के स्तर घटकर 15 से 20% के आसपास आ जाते हैं तो चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ी बढ़त मिलेगी और अमेरिकी बाजार में सामान पहुंचना शुरू होगा। लेकिन ये सौदा विराम है, कोई स्थायी समाधान नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ और चीज़ें हैं जिन पर टकराव बढ़ सकता है या हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा होने वाला है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कोरिया की बैठक में ट्रंप और शी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे और एक ऐसी संधि की बात करेंगे जिसमें दोनों देशों के लाभ संरक्षित किए गए। और ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सप्ताह सबसे ज़्यादा निगाहें, इस सप्ताह के अंत तक सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पर होंगी कि अमेरिका और चीन के बीच इतने आक्रामक व्यापार युद्ध के बाद संधि होती है कि नहीं, और अगर होती है तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, जो हाल फिलहाल की ट्रेड डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा घटनाक्रम है। इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जो अपडेट होंगे वो हम आपके पास लेकर बोनस पॉइंट में आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दोनों देश आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, चीन और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है, ट्रेड टॉक है, उस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसे जैसे इससे जुड़ी खबरें आएंगी अंशुमान सर बोनस पॉइंट में आप लोगों तक अपडेट देंगे और विस्तार से इसका एनालिसिस भी करेंगे। तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बोनस पॉइंट में तमाम खबरों का जो अपडेट्स आते हैं, खबरें, उनका अंशुमान सर विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आप लोगों को सरल भाषा में समझाते हैं। तो इन खबरों को देखने के लिए आप लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें। बोनस पॉइंट में फिलहाल इतना ही रहेगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.